तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये किसी एक शोरूम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया 7-8 जगह पे ये चीज़ें करा चुका हूँ अपनी बाइक से। थर्ड गियर 2000 RPM पे आराम से चल रही है। लेट्स पुट फोर्थ गियर, लीनियर है, एक्साइटिंग नहीं है। अगर आप ड्यूक 390 चलाओगे, वाइब्रेशन का मतलब आपको हिमालयन वाले वाइब्रेशन मत समझना। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में, और इस व्लॉग में हम बात करेंगे सिर्फ NX 500 की। उसमें एक डीप डाइव करेंगे, बाइक के बारे में बात करेंगे, बाइक की और सारी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, क्या पुरानी CB 500 NX 500 में क्या अंतर है। ऑल दैट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन दिस वीडियो। सो अगर आप लेने वाले हो NX 500 तो ये है मेरा 29,000 किलोमीटर ओनरशिप रिव्यू। लेट्स गो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन डिसाइडिंग कि आपको बाइक लेनी चाहिए या नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं। जय भैरवी, लेट्स गो। सुबह के बज रहे 8:30 और यू वुडेंट बिलीव पिछले 1.5 घंटे से मैं पैकिंग कर रहा हूँ। मेरे लेफ्ट शोल्डर में पता नहीं क्या हो गया है यार, बैठे बैठे आई पुल्ड अ मसल। तो 1.5 घंटा लग गया मुझे पैक करने में। फॉरगेट पैकिंग, आधा घंटा लग गया मुझे बेड से उठने में। भाई वॉलनी मार के देख लिया, मेडिसिन भी खा ली मैंने पेन किलर की, इट्स स्टिल नॉट गुड। तो आई हैव टू डिसाइड कि आगे की राइड में क्या करना है। खैर वो सब बातें बाद में, आज बात होगी सिर्फ बाइक की। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे बाइक के लिए, और मैं बात नहीं कर पा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इस राइड को 29,000 ओनरशिप रिव्यू पर। आज काफ़ी क्लाउडेड मौसम है, मैंने देखा बारिश तो नहीं है वेदर में, बट या नॉट अ ग्रेट डे टू राइड। एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ Honda NX 500। सो एक एक करके बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ वो मेरे खुद का पर्सनल रिव्यू है, जो मैंने इस बाइक को चलाया है पिछले 8 महीने में। क्यों मैंने इतना चलाया है बाइक को, उसकी वजह आप मेरे चैनल पे और वीडियोस देख के पता लगा सकते हो। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं बाइक के मॉडल के बारे में। द फर्स्ट CB 500X व्हेन इट केम, उसको 10 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो बाइक की रिलायबिलिटी के बारे में कोई भी इशू नहीं है, बिकॉज मोर और लेस इट्स द सेम बाइक व्हेन इट कम्स टू इंजन। ये यस, कुछ चीज़ें ट्विक की गई है, जैसे उसका ECU बदला गया है, गियर्स का रेशियो बदला है उन्होंने, बट मोर और लेस इज द सेम बाइक। यू कैन राइड मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स ऑन इट, ऐसा लोग कहते हैं, और ऐसे कई लोग भी हैं जिन्होंने इसको 4-5 लाख किलोमीटर्स चलाया है और चल रही है। दिस इज़ द रिलायबिलिटी ऑफ Honda, और आई एम श्योर यू नो दिस। तो इससे पहले जो मॉडल था CB 500X और NX 500 में क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर है जो आपके सामने दिख रहा है, दिस कलर TFT डिस्प्ले। इट्स ऑसम, इट्स नॉट दी ग्रेटेस्ट जो मार्केट में है, बट दिस इज वेरी गुड। मतलब आप कितनी भी धूप में चला रहे हो, यू आर एबल टू सी एवरीथिंग क्लियरली। ऑल्सो ये कस्टमाइजेबल है। इट ऑल्सो हैज़ अ लिटिल, आपके सामने दिख रहा होगा नेविगेशन का थिंग, इट कम्स हियर एंड हियर। यू कैन कंट्रोल म्यूजिक विद दिस जॉयस्टिक ऑन माई लेफ्ट। ये जो आपको स्पीडोमीटर दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। 2-3 तरीके के डिफरेंट डायल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग अबाउट द लुक्स। द सेकेंड बिगेस्ट थिंग अबाउट द लुक इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। वो कम्प्लीटली डिफरेंट किया है उन्होंने, और ज़्यादा सुंदर हो गई है बाइक। इफ़ यू सी CB 500X एंड NX 500, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लुक्स, बिकॉज उसको बहुत ही सेक्सी बनाया है। दैट इज़ माई वर्ड, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ मस्कुलाइन बाइक, द फर्स्ट थिंग। It has a lot of feminine in it. अब why that also I will tell you आगे। बाकी क्या है, ट्विन पैरेलल इंजन है and all those things are there. I'm sure आपको specifications पता होंगे। Moving on to the next thing, जो चीज़ बदली है और जो कि बहुत अच्छा है,
and which is on a positive note is disc brakes. Now the NX 500 में है फ्रंट में dual disc brakes, CB 500X में थे सिंगल. Also the way the headlight looks, जिस तरीके से हेडलाइट है वो भी चेंज किया है. इट इज़ सफिशिएंट इन अ सिचुएशन जहाँ पे कोई लाइट नहीं है. अदरवाइज़ आपको फॉग लैम्प्स लगवाने पड़ेंगे जैसे मैंने लगवाए हुए हैं. एक और चीज़ है, जो इस बाइक का सस्पेंशन है ना, इट्स ऑन अ फर्मर साइड, तो आपको वो फील होता है चलाने में, थोड़ा नाचती है ये. बट उसको आप ट्यून कर सकते हो अपने हिसाब से. जैसे जब ये आता है ना सस्पेंशन, तो लेट्स से इसकी जो रीडिंग है ना वो सस्पेंशन की है 1 to 5 और ये 2 पे सेट होके आता है. तो आप ट्विक कर सकते हो अपने हिसाब से, 1 पे ले जाके 3, 4, 5 पे ले जाके अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो. इट्स नॉट अ डील ब्रेकर थिंग. ऑफ कोर्स ECU भी डिफरेंट है इसका, बट मेजरली यही सारे चेंजेस हैं पुरानी CB 500X में और अब नई NX 500 में. अब थोड़ा बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में. आई एम श्योर आपको ज़्यादातर चीज़ें तो पता होंगी, बस इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ. जैसे सीट हाइट 833 mm है, तो इफ़ यू आर अबव 5'8", 5'9", देन आपको ये कंट्रोल थोड़ा बेटर होगा. आई नो कि हाइट से कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है. वर्ल्ड के सम ऑफ द बेस्ट राइडर्स आर लाइक 5'3", 5'4", इवन 5'2". बट सिंस इट्स एन एडवेंचर बाइक और आप कोई प्रो राइडर तो हो नहीं, मैं ये मान के चल रहा हूँ. दिस इज अगेन माई पर्सनल ओपिनियन. ठीक है, तो यू विल फील बेटर कंट्रोल अगर आपकी हाइट लेट्स से 5'9" से 5'11", 5'12" है और उसी हाइट में मैं फॉल करता हूँ, तो मुझे मस्त लगती है बाइक, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती. दूसरी बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की. 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, विच इज़ नॉट मच. और सिंस इस बाइक का टायर भी आप देखोगे आगे 19 है और पीछे 17 है, दिस इज़ नॉट एन ऑफ रोड बाइक. ठीक है, आई एम पुटिंग इट वेरी क्लियरली, दिस इज़ नॉट एन ऑफ रोड बाइक. दिस इज़ 85 to 90% रोड फोकस्ड बाइक. ऑफ रोड में ये चल सकती है ऑफ कोर्स लाइक एनी अदर बाइक, एंड दिस कैन परफॉर्म स्लाइटली बेटर. बट डोंट थिंक और डोंट कंपेयर दिस विद हिमालयन ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के द्वारा. अगर आपको ऑफ रोड पे ज़्यादा फोकस करना है, ये बाइक आपके लिए नहीं है. ये बाइक हाईवे के लिए ही फोकस करके बनाई गई है. ऑल्सो फ्यूल कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं. 17.5 लीटर का टैंक है, तो आराम से 400 प्लस किलोमीटर जाता है. मेरे पिछले 29,000 किलोमीटर्स में बाइक का एवरेज वेरी किया है 26 से 29 के बीच. तो आप आराम से 450 किलोमीटर तक एक टैंक में ले जा सकते हो इस बाइक को. और जितना अच्छा आप हाईवे पे जा रहे हो उतना अच्छा परफॉर्म करती है वो. ऑफ कोर्स अगर आप हाई स्पीड पे क्रूज कर सकते हो तो ये बाइक अच्छा जाती है, अच्छा एवरेज देती है. जैसे जब मैंने ले से उमलिंगला किया था, फिर वापस ले आया था मैं एक ही दिन में. उस एक दिन में मैंने कवर किए थे 750 किलोमीटर्स और बाइक ने एवरेज दिया था 30 प्लस का. या वीडियो इज़ राइट देयर, आप देख सकते हो बिंदास. ऑल्सो जब फ्यूल की बात कर रहे हैं तो एक और इथेनॉल मिक्स की भी बात कर लेते हैं. ये बाइक E20 कंपैटिबल है, कहीं लिखा हुआ नहीं है. आप जब लोगे तो यहाँ भी देखो ये लिखा हुआ है, सॉरी मैंने हटाया नहीं है अभी, E10 लिखा हुआ है यहाँ पे. बट द बाइक इज़ E20 कंपैटिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाइक की परफॉर्मेंस में आपको कुछ इतना फील नहीं होगा. ऑल्सो आपको यू नो हाई ऑक्टेन पेट्रोल, पावर पेट्रोल डलाने की ज़रूरत नहीं है इस बाइक में. आप नॉर्मल पेट्रोल के साथ बिंदास चला सकते हो. बट अगर आप वो डलाओगे तो आपको परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा मिलेगा, एग्जॉस्ट नोट थोड़ा बेहतर सुनाई देगा. वेट वेट है बाइक का 196 kgs. और द बेस्ट पार्ट अबाउट NX 500 इज बिकॉज ऑफ इट्स लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ये बाइक मूव करने में इतनी ज़्यादा आसान है ना, मतलब स्टैंड स्टिल में अगर आपको मूव करना हो आप आसानी इससे कर सकते हो. मैं आपको करके दिखाता बट यार आई हर्ट माई शोल्डर कल. तो द नेक्स्ट थिंग इज़ द प्राइस विच इज़ अ बमर, विच इज़ थोड़ा ज़्यादा. महाराष्ट्र में ये बाइक कॉस्ट करती है 7.7 lakhs.
आई एम श्योर अगर आप दिल्ली में या यूपी में किसी और जगह से लोगे वहाँ पे ये पड़ेगी एटलीस्ट 60-70,000 और कम की। महाराष्ट्र में रोड टैक्स है, रोड्स नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट रोड टैक्स है अच्छा खासा। सेम इन कर्नाटका आई थिंक, या तो आप इन जगहों से लोगे तो आपको ये 7.6 के ऊपर ही पड़ती है, 7.6 से 7.8 के बीच में पड़ती है। ये जो विंड स्क्रीन आप देख रहे हो ना, ये स्टॉक नहीं है, ऑफ कोर्स आई एम श्योर आपको पता चल गई होगी। स्टॉक विंड स्क्रीन में थोड़े से इश्यूज हैं। अगर आपकी हाइट 5'8" से ज़्यादा है तो आपको आएगा विंड ब्लास्ट। अगर आप ऐसे झुक वुक के चलाओ तो बात अलग है, अदरवाइज आप ऐसे नॉर्मल चलाओगे तो आपको विंड ब्लास्ट आएगा। यू नीड आफ्टर मार्केट विंड स्क्रीन आपको चाहिए। यू बेटर गो फॉर ए GV1, तो मस्त चलता है माहौल। अभी मैंने लगवाई है ये 5000 किलोमीटर्स पहले ही, उससे पहले मैं भी बढ़िया हवा खा रहा था मुंह पे। ऑल्सो एक और बात है बाइक के बारे में, बाइक अगर कहीं खड़ी हो ना साइड से तो लोगों की नज़र जाती है इस पे। मतलब ऐसा नहीं है कि ये इग्नोर हो जाएगी बाइक, अगर ये पार्क्ड है तो लोगों की नज़र जाती है, लोग आके देखते हैं और यू नो इन्वॉल्व होते हैं, आपसे पूछेंगे भैया कितने की है, कैसी है, क्या कर रहे हो, बिकॉज ये क्यूरोसिटी जगाती है लोगों के अंदर समहाउ। एंड ऑल्सो जब से मैंने विंड स्क्रीन लगवाई है ना, इट लुक्स इवन मोर मैसिव। 300 किलोमीटर्स जाना है हमें टू अहमदाबाद। एक्चुअली जाना तो पता है मुझे कहीं और था, बट इस शोल्डर की वजह से ना इतनी मसल पुल हो गई है यार कि बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आई थॉट मैं अहमदाबाद जाता हूँ, एक दिन और रुकता हूँ अहमदाबाद में, लेट्स सी ये बेटर हो रहा है कि नहीं, फिर मैं डिसाइड करूँगा। तो ये था बाइक का एक ओवरव्यू। अब एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे डीपली, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिटिंग पोस्चर के बारे में। सिटिंग पोस्चर इज़ वेरी गुड। मतलब इस बाइक को मैंने नॉन स्टॉप चलाया है पुणे से दिल्ली 32-36 आवर्स। मैंने अरे कुछ खाने का है क्या भाई? नहीं है, सॉरी। और मैंने ऋषिकेश टू पुणे चलाया है 38 आवर्स, और ये दोनों डिस्टेंस 1500 किलोमीटर से ज़्यादा ही हैं। मैं सेटल पे बैठा रहा हूँ ना, मैं कहीं रुका नहीं ज़्यादा, एक आध बार बनी रुक के सो गया हूँ कहीं पेट्रोल पंप पे आधा एक घंटा, फिर वापस बाइक पे लगातार चलाता रहा हूँ मैं, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब जितनी होनी है उतनी तो होगी ही। आफ्टर 1000 किलोमीटर्स आपकी बॉडी दर्द करती है, बट दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बाइक, ठीक है। आई मीन इट्स एन एडवेंचर बाइक, तो उसी हिसाब से बनाया गया है। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं, वो है इसका थ्रॉटल और इसका लो एंड टॉर्क, ठीक है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स इस बाइक का कैसे बताऊं आपको, लीनियर है, एक्साइटिंग नहीं है। अगर आप ड्यूक 390 चलाओगे उसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स एक्साइटिंग है, यू विल फील लाइक वो ऐसे। इसमें आपको उतना फील नहीं होगा। यस इट हैज़ पंच इन इट, बट दैट इज़ थ्रू आउट द रेव बैंड। तो थ्रू आउट आप कौन से भी गियर में हो ना, आपको पावर मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि पावर सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में ही है या टॉप एंड में ही है, थ्रू आउट पावर है। बट उसका यही ड्रॉबैक है कि आपको वो थ्रिल फील नहीं होगा इस बाइक में। बट उसी का एक फ़ायदा भी है, और वो है लो एंड टॉर्क। लुक एट दिस, 1200 RPM पे है सेकंड गियर में, क्लच नहीं दबाया मैंने, आराम से उठ रही है। लेट्स पुट थर्ड गियर, 16 किलोमीटर पर आवर, टॉक 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 हो रहा है, बट स्टिल इट पिक्स अप। थर्ड गियर 2000 RPM पे आराम से चल रही है। लेट्स पुट फोर्थ गियर, 1500 RPM, फोर्थ गियर, थोड़ा सा ठुक ठुक हुआ, फिर भी आराम से चल रही है। दिस इज़ द पावर ऑफ NX 500। इसका मतलब ये है कि आप इस बाइक को सिटी में भी आराम से राइड कर सकते हो, और क्योंकि ये इतनी हल्की फील होती है,
जब आप इसको आगे पीछे करते हो, इवन ट्रैफिक में मूव करने में भी, तो ये बाइक एक परफेक्ट सिटी बाइक भी है, ये एक एडवेंचर बाइक भी है। दोनों चीज़ें हैं इसमें, जो कि बहुत कम मिलता है आपको। हिमालयन वाले तो जानते ही होंगे, मतलब अब क्या कहने। ऑल्सो इस बाइक की क्रूजिंग स्पीड आई फील कि 95 से 120 के बीच में है। आप आराम से चला सकते हो बाइक को। बाइक बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड फील नहीं करती है। एक्चुअली में तो वो 130-35 तक भी बिल्कुल स्ट्रेस्ड फील नहीं करती है। आपको स्ट्रेस होने लगेगा बिकॉज आप इंडियन रोड्स पे हो, उसको नहीं होता है। आई हैव टेकन दिस टू 165। सो ये जो पूरी बात हो रही थी, इस बात में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें है डुअल केबल थ्रॉटल, तो आपको ज़्यादा ना रेव नहीं करना पड़ता है बाइक को। थोड़े से में ही पंच आ जाता है बाइक में। दिस हेल्प्स यू। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करती हैं जब आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाया है। ऑल्सो थ्रॉटल के साथ ब्रेक्स, फ्रंट ब्रेक एडजस्टेबल है, विच इज़ वेरी हेल्पफुल यार। आई एम जस्ट सैड कि क्लच एडजस्टेबल नहीं है। अगर वो होता तो और भी ज़्यादा बेटर हो जाता। मेरी पहली बाइक में नहीं थे एडजस्टेबल, सो आई डिडंट नो कि इतने फ़ायदेमंद होते हैं। पे इतना क्लोज है ना मेरे हैंड के, सो इट्स वेरी कंफर्टेबल यार। बहुत ईज़ हो जाता है ब्रेक्स को यूज़ करने में। अब जब राइडिंग की बात हो ही रही है तो बात करते हैं राइडर कंफर्ट, पिलियन कंफर्ट एंड लगेज की। हो। अरे रुको यार, कुछ खाते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, कुछ भी समझ में नहीं आया मुझे वहाँ पे। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे बाइक पे पिलियन और लगेज की। सो यार, एज अ राइडर तो आपके लिए ठीक है, हालांकि सीट थोड़ी नैरो है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बैठ के देखो, क्योंकि भाई आपका बम आप जानो कैसा सेट हो रहा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप बाइक चलाओ और लंबी राइड लेके देखना, सो दैट आपको पता चल सके कि मेरा बम फिट बैठ रहा है कि नहीं। ऑल्सो अगर आप एक पिलियन के साथ विद लगेज राइड करते हो तो ये बाइक शायद आपको थोड़ी छोटी लगे। यस, ये बाइक एक बंदा और उसके लगेज के लिए ही काफ़ी है। 2 लोगों के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बिकॉज उतना स्पेस है नहीं। उसके लिए हिमालयन इज़ अ लिटिल बेटर ऑप्शन, बिकॉज वो बड़ी गाड़ी है, सस्पेंशन ट्रैवल भी ज़्यादा है उसका, और लगेज के साथ पिलियन आराम से बैठ के उस पर जा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए ऑफ कोर्स आई एम सेइंग, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। अब बात करते हैं बाइक के प्रोटेक्शन के बारे में। आई नो इट्स एन एडवेंचर बाइक, बट स्टिल इसमें काफ़ी प्लास्टिक है आगे, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए साथ में कुछ नहीं आता है। बाइक एकदम चमकती हुई आती है ऐसे ही, तो आपको उसमें क्रैश बार्स लगवाने पड़ेंगे, आपको सम्प गार्ड लगवाना पड़ेगा, आपको रेडिएटर ग्रिल लगवानी पड़ेगी। ऑल्सो आप ज़्यादा ही फिनिकी हो, आपको पूरी पाइपलाइन बैठानी है, तो आप इंजन गार्ड भी लगवा सकते हो। और ये सारी चीज़ें एक्सपेंसिव है। अगर आप होंडा से लोगे तो ये सब चीज़ें आपको आराम से 50,000 के आसपास पड़ेगी। आप बाहर से लोगे तो भी इट विल कॉस्ट यू 25 समथिंग। तो इन सब खर्चों का ध्यान में रखते हुए आपको ये गाड़ी खरीदनी है, बिकॉज इट्स एनीवे 7.7 lakhs। हम प्राइस के बारे में बात करेंगे, बट आगे बात करेंगे। जब मैंने बाइक चलाई थी तो इनिशियली मैं पूरा स्पीति लद्दाख 10-15,000 किलोमीटर इस बाइक पे करके आया था विदाउट एनी क्रैश प्रोटेक्शन। बट लकीली मैं गिरा भी नहीं था, तो कोई ऐसे स्क्रैचेस भी नहीं आए। बट अगर आप चाहो तो मतलब स्क्रैचेस से बचाने के लिए PPF करा सकते हो। मैंने सेरामिक कोटिंग कराई थी जस्ट सो दैट उसका ग्लॉस थोड़ा बचा रहे। PPF आई पर्सनली डोंट लाइक इट, बिकॉज यार सजा के थोड़ी ना रखनी है बाइक को, मतलब तिजोरी थोड़ी ना बनानी है। मुझे लगता है कि बाइक में अगर हल्के फुल्के स्क्रैचेस हों, इट ओनली टेल्स यू कि दिस बाइक हैज़ बिन टू प्लेसेस। बाइक तेरी कमी में अगर सितारों से चुरा के लाऊं कायदे, हिसाबों से चुरा के लाऊं फायदे, न पूरी हो सकेगी उनसे मगर तेरी कमी। मुझे लगा था वहाँ कुछ खाने का होगा यार, वो पूरा खाली पड़ा है रेस्टोरेंट। स्टेडियम, ओह राजकोट में है। अरे यू वुडंट बिलीव यार, मैं यहीं पास में था और यहाँ मैच हो रहा था T20 का, इंडिया इंग्लैंड।
बात करते हैं बटन्स के बारे में। ऑलराइट, ये बटन मैंने लगवाया हुआ है, दिस इज़ फॉर द लाइट, ठीक है। सो नॉर्मल है, ये देखो कुछ नॉर्मल चीज़ें बताता हूँ, फिर स्पेशल चीज़ें बताऊँगा। ये देखो, ये अपना नॉर्मल पास, हाई बीम, लो बीम, ये अपना जॉयस्टिक मूव करने के लिए, दिस इज़ वेरी नाइस। ऑल्सो दिस हैज़ अ बैकलाइट, तो आप अंधेरे में भी आराम से दिख सकता है आपको, हालांकि यू शुड नॉट बी लुकिंग हियर, यू शुड बी लुकिंग देयर, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज़ हॉर्न, पीप पीप। ऑल्सो सेम इंडिकेटर, हैज़र्ड लाइट्स, इग्निशन बटन, पावर किल। नाउ कम्स टू दी मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, जो एक स्पेशल बटन है इसका। लेट्स से कि आप लद्दाख में बाइक चला रहे हो और आपकी बाइक पानी में फंस गई है और बंद हो गई है, बिकॉज वहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल आपको ऑफ रखना पड़ेगा। अब कोई और अगर बाइक होती है तो उसका ट्रैक्शन कंट्रोल आपको अंदर सेटिंग्स में जाके ऑफ करना पड़ता है। इसका इट्स राइट देयर, डू यू सी दिस टी? ये टी दिख रहा है आपको? बस मैंने इसको प्रेस किया, वो देखो वो लाइट जल गई वहाँ पे। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ। इतनी देर लगती है, इट्स सो कन्वीनियंट, इट्स राइट देयर, बस टैप करना है और चालू हो जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल, और बंद भी हो जाता है। और आपको वो चाहिए होता है, अदरवाइज आप यहाँ पानी में आपके पैर है और आप सेटिंग में ढूंढ रहे हो कहाँ है ट्रैक्शन कंट्रोल। सो या हैविंग सेड दैट, आप इसका ABS ऑफ नहीं कर सकते हो, विच आई फील इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द राइडर हमारे जैसे जो चलाएंगे उन्हें इतना ऑफ रोड नहीं करना है इस बाइक से कि उन्हें ABS बंद करने की ज़रूरत पड़ जाए। वापस बैक ऑन द रोड, थोड़ा गाठिया खा लिया। वो दोनों भैया इतने अच्छे थे ना यार, इतनी अच्छी कन्वर्सेशन हुई मेरी उनसे। मैं उनसे पूछा था भैया क्या मिलता है यहाँ नाश्ते में, वो मुझे जो भी बता रहे थे, मैंने कहा भैया सब कुछ तला हुआ ही है यहाँ पे ब्रेकफास्ट में। तो कहते अरे यहाँ ब्रेकफास्ट नाश्ता सूखा होता है, लंच और डिनर होता है खाने वाली चीज़। खैर पेट भर गया है अपना, तो थोड़ी बुराइयाँ करते हैं और शुरुआत करते हैं डिसएडवांटेजेस से। एडवांटेजेस आपको बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिसएडवांटेज लेता हूँ जो काफ़ी एविडेंट है, जो मैंने पहले थोड़े से कवर भी कर लिए हैं। पहली चीज़ इसकी सीट, वो एक डिसएडवांटेज है, वो उतनी कंफर्टेबल नहीं है। लॉन्ग राइड्स के लिए आप जब करोगे तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होगा। आप अगर चाहो तो थोड़ी कुशनिंग करवा सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप पहले से चला के देखो तो आपको एक बेटर आइडिया होगा। दूसरी चीज़ का विंड प्रोटेक्शन, जो स्टॉक विंडशील्ड आती है वो बिल्कुल सही नहीं है अगर आपकी हाइट 5'7" से ज़्यादा है। तीसरी चीज़ है इसकी पावर डिलीवरी, जो कि मैंने कहा काफ़ी लीनियर है, तो आपको थोड़े टाइम के बाद ये थोड़ा बोरिंग लग सकता है। आपको वो थ्रिल नहीं आएगा इस बाइक में कि हाई स्पीड एकदम से बाइक पकड़े, वो नहीं होता है, लीनियर ही चलती है। उसके अपने फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, बट सिंस हम बुराइयाँ कर रहे हैं तो बुराइयाँ ही करेंगे। एक और चीज़ इस बाइक की, वो है सैडलिंग, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑन दिस। समहाउ ये बाइक सैडलिंग के लिए है ही नहीं, बिकॉज उसका जो फुट पैग है आपका, स्पेशली आपके राइट लेग का जो फुट पैग है, अगर आप खड़े होगे तो आपका पैर एग्जॉस्ट से टकराता है, तो वो अनकंफर्टेबल है। ऑल्सो जब आप सैडलिंग करते हो ना, तो समहाउ जो पोस्चर बनता है सैडलिंग का बाइक के ऊपर, इट्स नॉट कंफर्टेबल। मतलब आप ज़्यादा सैडल कर ही नहीं सकते, समहाउ वो फिट बैठता ही नहीं है। आई डोंट नो, मे बी अगर आप हैंडल बार राइजर लगवाओ तो शायद बैठेगा वो प्रॉपरली, बट स्टॉक में तो वो नहीं बैठता है। तो सेटलिंग के लिए दिस बाइक इज़ नॉट मेंट फॉर, ऐसे समझ लो आप सीधी भाषा में। और एक जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है इसका प्राइस पॉइंट। इंडिया में इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मतलब इसके कॉम्पिटिटर्स अगर आप देखो तो हिमालयन ही है या एडवेंचर 390 है जो मुझे अभी तक दिखाई दे रही है। आगे भी आ रही हैं और बाइक्स, बट जब तक नहीं आई हैं तब तक उनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सारी आपको मिल जाएगी 3.5 लाख से 4.5 लाख तक में जो अभी आ रही हैं। ये आपको पड़ती है 7.5 के अबव की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
बट ऑफ कोर्स अगेन उस चीज़ को आप देख सकते हो कि ये डुअल सिलेंडर है, इसके ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ की क्वालिटी टॉप नॉच है। तो वो जो प्राइस पॉइंट है ना, उस प्राइस पॉइंट में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मिस होती है वो है क्रूज़ कंट्रोल। आई नो होंडा देता नहीं है, ट्रांसएल्प 750 से आना शुरू होता है क्रूज़ कंट्रोल। तो अगर वो इस बाइक में होता ना तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग ईजी हो जाता। एंड आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड, सिंस यू आर मेकिंग ए एडवेंचर बाइक, क्रूज़ कंट्रोल तो होना ही चाहिए उसमें यार। खैर, दिस इज़ व्हाट इट इज़। और अब हमें चलते रहना है 182 किलोमीटर स्ट्रेट ऑन NH47। दिस डिस्प्ले नेविगेशन का इट्स वेरी हेल्पफुल। इवन सर्कल पे भी इट टेल्स यू क्लियरली कि ऐसे लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। एक और डिसएडवांटेज है वो है इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी। सिंस ये नया मॉडल है, ये CPU बन के आता है इंडिया में थाईलैंड से, तो इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस ये है कि आपको एडवांस में प्लान करना पड़ेगा। आप शोरूम पे जाके नहीं कर सकते यार इसके ब्रेक पैड्स चेंज कर दो। इवन अगर आप बड़ी सिटीज़ में नहीं हो तो आपको अगर ऑयल फिल्टर और एयर फिल्टर भी चेंज कराना है तो आपको पहले से उन्हें बोल के रखना पड़ेगा ताकि वो आपके लिए किसी और जगह से मंगवा के रखें। तो ये चीज़ आपको फेस होगी, तो आपको थोड़ा सा एडवांस प्लान करना पड़ता है इस बाइक के साथ। उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है पार्ट्स का, बट येस प्रॉब्लम है। ब्रेक पैड्स के लिए मैंने वो फील किया था। बिग विंग में मैंने अपनी बाइक की सर्विस जम्मू में कराई है, पुणे में कराई है, गोवा में कराई है, मनाली में कराई है। हर जगह का बिग विंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब आप जाओगे ना, दे ट्राई देयर बेस्ट कि आप वो आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो वो एक्सपीरियंस ऐसा है, आप फ़ोन से भी बात करके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा प्री प्लान कर लो। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये किसी एक शोरूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया 7-8 जगह पे ये चीज़ें करा चुका हूँ अपनी बाइक से, और हर बिग विंग में क्वालिटी उन्होंने मेंटेन करी हुई है। ऑल्सो इस बाइक में सेंटर स्टैंड नहीं है, ओके। तो आपको चेन ल्यूब और क्लीन करने में बड़े पंगे होने वाले हैं। मेरी स्पीति और लद्दाख ट्रिप में भाई आई ऑलवेज नीडेड वन पर्सन कि भैया ज़रा पकड़ लो, या मैं पकड़ता हूँ आप चेन ल्यूब कर दो। और अगर आपने अपनी तरफ से सेंटर स्टैंड लगवाया तो ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगा। एटलीस्ट 3 से 7 mm आपका ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगा। और बट वो तो ज़रूरी है, उसके बिना आप कैसे करोगे? सिंस इट्स एन एडवेंचर बाइक, आप इसको बाहर लेके ही जाओगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है, आपकी बाइक टकरा सकती है नीचे। ऐसा मेरे साथ सिर्फ 2 बार ही हुआ है और मैं इस बाइक को बहुत लेके गया हूँ। आप मेरे अगर वीडियोस देखे होंगे आपने, आप देख सकते हो मैं ऑल ओवर इंडिया लेके घूम रहा हूँ इस बाइक को। उसमें सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि नीचे अच्छा खासा टच हो गया है। अब मैंने नीचे सम्प गार्ड नहीं लगवाया हुआ है बिकॉज मुझे प्लम्बिंग नहीं करानी है अपनी बाइक पे, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। बट आई फील इट्स नेसेसरी। डिसाइड फॉर योर सेल्फ। तो टोटल हमने 150+ किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। और एक डिसएडवांटेज मुझे अभी और याद आया चलाते चलाते ही, वो है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब आपको हिमालयन वाले वाइब्रेशन मत समझना, इसमें वाइब्रेशन है बहुत माइल्ड। तो इस समय जैसे मैं 96 में चल रहा हूँ, आई कैन फील फुट पैग में बहुत हल्का सा और हैंडल में थोड़ा एविडेंट वाइब्रेशन है, ठीक है। सी इफ वी गो हायर, या वाइब्रेशन है बट इट्स नॉट अ डील ब्रेकर। इतना वाइब्रेशन, अब मतलब इलेक्ट्रिक बाइक तो नहीं है, बट येस इट हैज़ वाइब्रेशन, वेरी माइल्ड। ऐसा नहीं होगा कि आपकी बॉडी झंझना जाएगी आफ्टर 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप राइड ऑन दिस, ऐसा कुछ नहीं। आप आराम से राइड कर सकते हो। इट जस्ट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम स्मूथ इंजन है, हल्का फुल्का वाइब्रेशन इज़ देयर। 1 करोड़ बुराइयां करने के बाद अब 10 करोड़ अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं बाइक की। बट हैंडलिंग ज़बरदस्त है। मतलब ये एक बाइक ऐसी है ना जिसको आप अगर ना भी खरीदने की सोच रहे हो ना, इसकी टेस्ट राइड लेना, तो उससे आपको पता चलेगा यार हैंडलिंग का लेवल क्या है। मतलब हिमालयन, एडवेंचर 390, इन सब का कोई कंपैरिजन नहीं है इस बाइक से व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग।
when it comes to just the way this bike goes above 100 and how controlled it feels. और दब के भी चलती है ना, बिकॉज इट हैज़ वेट 190 kgs प्लस. एक और फ़ायदे की चीज़ है, बिकॉज आप लॉन्ग राइड्स करोगे तो हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि आप हाईवे पे ही चला रहे हो, कभी कभी आप ट्रैफिक में भी फंसोगे. आप कोई भी बाइक लो, आप हिमालयन ले लो, आप बेनेली ले लो, आप चाहो तो वर्सेस भी ले लो 650. उन सब गाड़ियों में पैरों पे इतनी ज़्यादा हीट आती है ना कि अनबेरेबल हो जाता है. इस बाइक में सरप्राइजिंगली, मतलब बहुत रेयरली हुआ है मेरे साथ कि उसका फ़ैन ऑन हो गया हो. अदरवाइज मतलब पता ही नहीं चलता. यू विल फील लाइक कि आप 200 सीसी की बाइक चला रहे हो सिटी में. तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव मार्क है. आई रिमेंबर जब मैं बेनेली ट्राई कर रहा था और वो जहाँ पे शोरूम था बेनेली का, वहीं पे जैम था. एंड आई कुड जस्ट 2 मिनट में आई कुड फील मैं ट्रैफिक में खड़े खड़े ही कि भाई दिस इज़ नॉट द बाइक दैट आई वॉन्ट. इतनी पैरों में हीट लग रही थी. सेम जब मैं अपने दोस्त के साथ राइड कर रहा था उत्तराखंड में, उसके पास उसने नई हिमालयन ली है 452 शेरपा. वो खुद कह रहा था यार इतनी हीट आ रही है पैरों में, बहुत गर्मी लग रही है. तो वो चीज़ इस बाइक में नहीं है. और ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको बहुत कंफर्ट देती हैं राइडिंग में. हम जब परचेज़ कर रहे होते हैं ना, हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें ही दिखाई देती हैं. इसका एक पॉजिटिव है इसका टायर. जो इसका रियर टायर है ना, वो 160 सेक्शन का टायर है. 160/60/17. मतलब आप बिलीव करोगे BMW 1250 में भी 150 सेक्शन का टायर आता है. यू टेक ट्रांसएल्प, आप अफ्रीका ट्विन ले लो, सब में 150 का टायर है. दिस बाइक हैज़ 160 सेक्शन टायर, विच मेक्स इट इवन मोर स्टेबल ऑन स्पेसिफिकली ऑन हाईवेज. ओके, अब बात करते हैं कुछ मिथ्स के बारे में जो इस बाइक के बारे में बहुत ज़्यादा मार्केट में है. पहली थिंग इज़ कि बाइक पे सिटिंग पोस्चर में बैठने में आपके पैरों में प्रॉब्लम आती है. यू फील क्रैम्प्ड, थोड़ा स्पेस कम होता है. आई एम 5'11", मुझे नहीं होता है. ऑल्सो पीपल से इट्स बिकॉज कि जो फुट पैग है ना, वो बिल्कुल, ये देख रहे हो ये मेरी जगह, यहाँ से एकदम स्ट्रेट नीचे फुट पैग है. एकदम आपका पोस्चर एकदम ऐसे एल बनता है. तो लोग कहते हैं वो अनकंफर्टेबल होता है और उससे लॉन्ग राइडिंग में प्रॉब्लम होती है. दैट्स नॉट ट्रू. मतलब आई डोंट नो कौन ऐसा कह रहा है, विद कितनी क्रेडिटेबिलिटी. आई एम श्योर लोग बहुत बाइकें चलाते होंगे, बट इस बाइक के साथ आई थिंक मैंने जितना टाइम स्पेंड किया है उतना बहुत ही कम लोगों ने किया होगा NX 500 के साथ. और मुझे ये बिल्कुल फील नहीं हुआ. उसकी फुट पैग्स की जो भी पोजीशन है, इट्स परफेक्ट. और ये इतनी, और मैं इसको एक लेवल और आगे लेके जाना चाहिए. ये इतना अच्छा है ना कि कभी कभी आप होता ना बाइक चलाते हो, आपका मन करता है मैं पैर सीधे करके ऐसे स्ट्रेच कर लूँ. हियर यू फील ओके, इट इज़ मेड इन सच अ वे. तो आपकी हाइट 6 फीट तक है, आप इस बाइक को आराम से मस्त चला सकते हो. उसके ऊपर वालों का भाई आई डोंट नो. लोग कहते हैं कि इसकी सर्विस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है. सर्विस कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है समहाउ, बट मैं पूरी बात बताता हूँ. सीन कैसा है, लेबर चार्जेस लगता है 2-3 हज़ार. होंडा बिग विंग वाले आपको लगाते हैं. तो अगर आप हर 8-10 हज़ार किलोमीटर में इसका ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर, देन पूरा इंजन ऑयल चेंज कराओगे ना, तो आपका बिल बनेगा 6,000 का. ये पकड़ के चलो. और बीइंग ए ट्विन सिलेंडर बाइक 8-10 हज़ार किलोमीटर में आई डोंट थिंक 6-7 हज़ार ज़्यादा है सर्विस के लिए. मेरा दोस्त अभी अपनी हिमालयन की करा के लाया. सेकंड सर्विस मैंने पूछा कितने लगे, तो बोला 1800 रुपये लगे भाई. तो देयर इज़ नो कंपैरिजन विद दैट एंड दिस. फिनिशिंग आप बाइक देखोगे आपको समझ में आ जाएगा. हिमालयन को मैं हिमालयन से कंपेयर कर रहा हूँ बिकॉज वही एक बाइक है जिसको हम सब जानते हैं, इसलिए उसकी फिनिशिंग दिखती है कि भाई और बेटर हो सकती थी. इसमें फॉल्ट निकालना बहुत मुश्किल है. जो फिनिशिंग है उसकी क्वालिटी बहुत हाई है. यू विल फील दैट व्हेन यू आर राइडिंग इट. और आप पार्क करके उतर के देखोगे ना अपने बाइक को, यू फील गुड. इट हैज़ अ सर्टेन क्लास टू इट, अ लिटिल फेमिनाइन नेचर इट हैज़. 95 से 130 के बीच में आप दिन भर चलाते रहो.
और आपको एक एक्स्ट्रा साउंड नहीं आएगा बाइक में से। मैंने खुद इतनी नॉन स्टॉप राइड्स करी है। जब मैं ऋषिकेश से पुणे आया था 1800 किलोमीटर्स एक ही बार में, उसमें शायद मैंने इस चीज़ पे तवज्जो भी दी है, मैंने इस पर बात भी करी है कि द बाइक फील्स वेरी सेटल्ड इन इटसेल्फ। इट विल नेवर मेक यू फील कि कुछ ज़्यादा हो गया। एक और बात करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट, इट्स वेरी स्वीट। अप टू 100-110 इट्स वेरी स्वीट, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद तो वो सुनाई नहीं देता है बिकॉज हवा ही इतनी चलती है। तो अब एक फाइनल वर्डिक्ट देते हैं कि किस किस को ये बाइक लेनी चाहिए और किस किस को नहीं लेनी चाहिए। सी, लेने का सीन एक बहुत सिंपल है। अगर आप एक साल में ऐसे पकड़ के चलो, अगर आप 10,000-11,000 किलोमीटर्स मिनिमम क्लॉक कर दोगे अपनी बाइक पे, आपने इतना सोचा हुआ है, देन यू शुड गो फॉर NX 500 बिकॉज राइडिंग कंफर्ट बहुत अलग है। बहुत एक, कैसे बोलते हैं, एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस है इस बाइक को राइड करना। हिमालयन को राइड करना इज़ अ टास्क। मैंने अपने दोस्त की चलाई हुई है, आई गेव इट टू हिम, मैंने कहा बाबा तू ही चला। तो इट्स अ टास्क। तो आपको ये देखना है कि अगर आप ज़्यादा राइड करने वाले हो, लेट्स से 10 से 15,000 किलोमीटर्स एवरी ईयर प्लस, तो फिर आपको ये बाइक लेनी ही चाहिए, कोई दो राय नहीं है। नाउ कम्स हु शुड नॉट बाय दिस। अगर आप, ओहो एक्सीडेंट, अगर आप 7.8 लाख या 7 लाख अबव पे नहीं कर सकते हो बाइक के लिए, बिकॉज बाइक खरीदनी तो नहीं है ना, उसे चलाना भी है। तो बाइक होना, उसके साथ हाई क्वालिटी राइडिंग गियर होना, उसके बाद आपको गाड़ी में भी खर्चा करना पड़ेगा, पैनियर लगवाने पड़ेंगे, टॉप बॉक्स वगैरह, वो बाकी चीज़ें। तो अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता इतनी महंगी बाइक लेने का और फिर पार्किंग में रखने का। इन दैट केस बेटर बाय ए हिमालयन और घूमो, वो जो एक्स्ट्रा 3 लाख बचेगा उससे। मगर अगर आपके पास पैसा है देन प्लीज़ डोंट बाय ए हिमालयन। आप एक बार ना इसकी टेस्ट राइड ले लेना, बस फिर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आप खुद ही इससे हिमालयन पे स्विच नहीं हो पाओगे, आपका मन ही नहीं होगा। ये एक चीज़ आप खुद करके देखना, स्पेशली साथ साथ राइड करना एक ही दिन में। पहले इसको राइड करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो पहले इसको राइड करना, फिर हिमालयन को राइड करना, तो आपको एकदम सामने से समझ में आएगा क्या अंतर है। ऐसे मेरा बताना थोड़ा मुश्किल है। तो ये था अपना वर्डिक्ट NX 500 के लिए। पेट्रोल डलवा लिया, टैंक फुल। इस राइड के आखिरी में आपको बताएंगे इस पूरे 300 किलोमीटर्स का एवरेज कितना रहा। सो स्टे ट्यून्ड। अब बात करते हैं मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में विद दिस बाइक ऑफ द पास्ट 29,000 किलोमीटर्स। तो जो चीज़ आती है सामने सबसे पहले वो है होंडा की रिलायबिलिटी। 29,000 किलोमीटर्स कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई है बाइक में। सिर्फ एक बार 17,000 किलोमीटर्स पे मैंने इसका चेन स्प्रॉकेट चेंज करवाया था बिकॉज वो आवाज़ कर रहा था। बाकी तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर जो भी है, वरना कोई भी मेजर पार्ट चेंज नहीं हुआ। क्लच केबल, थ्रॉटल वायर जो भी है सब स्टॉक चल रहा है पिछले 30,000 किलोमीटर से। जब मैं स्पीति में था तो मैंने बाइक को स्टार्ट किया था, उस समय टेम्परेचर था -10 और मैं बात कर रहा हूँ सुबह 8 बजे -10 था। तो आई एम श्योर जब वो रात होगी तो वो और क्या होगा, -15 -17। सुबह एक क्लिक में बाइक स्टार्ट हो गई थी। कभी ऐसा नहीं हुआ पिछले 28,000 किलोमीटर्स में कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या इश्यू हो गया है। तो ये रिलायबिलिटी है होंडा की और इसीलिए आप इसको खरीदो अगर आपके पास पैसे हैं और आप एक साल में 10 से 15,000 क्लॉक करोगे। दैट मीन्स यू नीड ए रिलायबल बाइक यार। वरना क्या हो जाता है ना, अगर कहीं टो वो करना पड़ गया भाई तो इट्स बिग सीन। एंड फॉरगेट द मनी, वो जो हैसल है ना उस पूरे प्रोसेस में जाने की, जो आपका पूरा मूड रूइन कर देती है, उसमें आप नहीं फंसोगे। सो ये था मेरा पर्सनल रिव्यू होंडा NX 500 के लिए। हम आ गए हैं अहमदाबाद, जस्ट 10 किलोमीटर्स बचा है अब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अरे रुको, मैंने आपको एवरेज तो बताया ही नहीं। लेट मी जस्ट टेल यू कि बाइक का एवरेज क्या रहा है अभी तक, फिर आपको बाय बाय करते हैं। NX 500 के रिगार्डिंग और भी कोई भी क्वेश्चन है, ड्रॉप मी इन कमेंट्स और बात करते हैं उस पर। मैंने कुछ भी छोड़ दिया है, आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरीज हैं तो आप कर सकते हो। ऑलराइट, ये देखो ये रहा 288 किलोमीटर्स हो गए आज सुबह से बाइक को। हमारी बाइक का एवरेज आया है 26.6 kmpl।
ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, 25 से 28 के बीच में वेरी करता रहता है। रमाडा इसी में ही है? कैसे जाना है?